माधवी क्लियर दिख रहा है ना अभी? हाँ सर। ठीक है, देखिए देखिए लास्ट क्लास में आप लोग को हम ये वाला पढ़ा दिए थे पूरा, और बोले थे कि आज आप लोग का एक नया टॉपिक शुरू होगा, वो है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जानकी? प्रकाश का अपवर्तन। पढ़ेंगे क्लास 10 में कुछ कुछ, उसके बारे में देखिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब आपका लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो ओरिजिनल रास्ता में ना जाके हल्का सा उसका रास्ता डेविएट करता है, मुड़ जाता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले इसको डिफाइन कीजिए और फिर इसका डायग्राम बना के हम देखिए आपको समझाते हैं। पहले इसको डिफाइन कीजिए, लिखिए, लिखिएगा, व्हेन a ray of light traveling from when a ray of light traveling from one optical medium to another optical medium to another optical medium, then they change their path. They change their path at the point of incidence. At the point of इंसिडेंस लिख लीजिए इसको पहले, फिर इसको हम डायग्राम बना के समझा रहे हैं। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्यू टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी, सच फिनोमेनन ऑफ लाइट, कोमा देकर लिखिएगा, सच phenomenon of light is called रिफ्रैक्शन। देखिए इसका मतलब क्या है? अगर लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरा ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो लाइट का जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। इसके कारण लाइट जो है अपना ओरिजिनल रास्ता से हल्का सा डेविएट हो जाता है, या तो टुवर्ड्स तो नॉर्मल मुड़ता है या फिर नॉर्मल से दूर जाता है। लाइट का इसी प्रॉपर्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखिए डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। मान लीजिए दो केस में हम लोग लिखेंगे। पहले लिखिएगा केस वन, या लिखिएगा केस वन, ऐसा लिखिए। देखिए मान लीजिए आपका सेपरेटिंग बाउंड्री है, दिस इज योर सेपरेटिंग बाउंड्री। ऊपर में एक मीडियम है, ये मान लीजिए कोई भी रेयरर मीडियम है। नीचे एक मीडियम है, दिस इज सपोज टू बी डेंसर मीडियम। फर्स्ट मीडियम किसको बोलेंगे? फर्स्ट मीडियम का मतलब है जिस मीडियम से लाइट आ रहा है। अगर लाइट आपका रेयरर से डेंसर जा रहा है तो रेयरर हो जाएगा क्या? फर्स्ट मीडियम। और डेंसर हो जाएगा क्या? डेंसर जो होगा ये होगा सेकंड मीडियम। जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसको फर्स्ट मीडियम बोलेंगे, और जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसको सेकंड मीडियम बोलेंगे। तो ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। जिस मीडियम से लाइट आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट जाता है उसको बोलते हैं सेकंड मीडियम। तो मान लीजिए यहाँ पर लाइट आपका कुछ इस टाइप से आ रहा है, ऐसा करके ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, मतलब तिरछा रूप से आ रहा, सीधा नहीं आ रहा, ऐसा करके आ रहा है। जब ऐसा लाइट आएगा और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर डाल दीजिए नॉर्मल, यहाँ पर ऐसा डाल दीजिए क्या? नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। अब देखिए अगर लाइट आपका मीडियम चेंज नहीं करता, अगर लाइट मीडियम चेंज नहीं करता तो लाइट आपका सीधा ऐसे पार हो जाता। लेकिन चूंकि मीडियम चेंज कर रहा है, और कैसा मीडियम चेंज कर रहा है? लाइट जो है वो जाना चाह रहा है रेयर से डेंसर। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाना चाहता है तो क्या होगा? ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आपका मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। सेकंड मीडियम में जब भी ये रे जाएगा कुछ इस टाइप से आपका जाता है। ऐसा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया गया साइंटिस्ट के द्वारा,
और ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाएगा। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहलाएगा। नाम दे दीजिए, मान लीजिए आपका इंसिडेंट रे का नाम देते हैं पी हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया क्यू और ये वाला पॉइंट हो गया क्या? आर। पी क्यू जो है वो आपका इंसिडेंट रे है, क्यू आर जो है वो आपका रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल का नाम दे दीजिए N1 और इसका नाम क्या? N2। N1 N2 क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल है। ठीक, अब सुनिए, इसके नीचे देखिएगा अच्छी ध्यान से कि यहाँ पर जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि आई का वैल्यू बड़ा है, आर का वैल्यू क्या है? छोटा है। तो नीचे लिखिएगा हियर आई ग्रेटर देन क्या? आर। और ये वाला जो एंगल है, मतलब लाइट अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो उसका ओरिजिनल रास्ता ये वाला था, और जब मीडियम चेंज हो रहा है तो वो इतना से डेविएट करके आपका आगे बढ़ रहा है। तो ये वाला जो एंगल तो होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसका सिंबल क्या है? डेल्टा। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, आर को अगर डेल्टा में जोड़ देंगे तो ये वाला पूरा एंगल के बराबर होगा। क्यों? ये वाला पूरा एंगल इस पूरा एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आर प्लस डेल्टा बराबर क्या? आई हो जाएगा। और वहां से आप डेल्टा निकाल सकते हैं क्या करके? आई माइनस आर करके। तो नीचे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि आई जो होगा वो आर प्लस डेल्टा के बराबर होगा। देयरफॉर डेल्टा किसके बराबर होगा? आर को इधर लाइए, तो आई माइनस आर। आई माइनस आर, सिंपल याद रखिएगा। आई आपका चूंकि बड़ा है, आर आपका छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकल जाएगा। अच्छा, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। तो जो मीडियम 1 है इसका मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ1 है। वहां पर हम लोग इसको किससे दिखाए थे? n से दिखाए थे क्लास 10 में। यहाँ पर किससे दिखा रहे हैं? म्यू से। μ1 मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1। मीडियम नंबर 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लीजिए μ2 है। ठीक है, और याद रखिएगा 10 में ही पढ़े थे आप लोग, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जिस मीडियम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो मीडियम उतना डेंसर मीडियम होगा। तो अगर मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है तो ये मीडियम कैसा होगा? डेंसर मीडियम होगा। और μ2 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे? μ1 से। तो यहाँ साइड में लिख दीजिए क्या कि μ2 ग्रेटर देन μ1। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम डेंसर, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम क्या होगा? रेयरर मीडियम होगा। तो ये कौन सा केस का है? जब आपका लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपका रेयरर मीडियम एयर मीडियम है और डेंसर मीडियम क्या है? मान लीजिए वाटर है या ग्लास है, कोई भी मीडियम है। तो क्या मिला यहाँ से कंक्लूजन कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो नीचे लिख दीजिए इसके नीचे। आइए, क्लियर है यहाँ तक? बोलिए आराध्या। हाँ सर। ठीक है, माधवी आपको क्लियर साउंड आ रहा है अभी? हाँ सर। ठीक है, लिखिए लिखिए नीचे लिखिए। नीचे लिखिएगा, when the ray of light when the ray of light traveling from rarer to denser medium कॉमा देके लिखिएगा, then it bends towards the normal, then it bends towards the क्या? नॉर्मल। याद रखिएगा, जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाना चाहता है वो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। आई थी कोई दिक्कत नहीं है, जान के देखिए। ठीक ठीक। अगला देखिए केस नंबर 2। नीचे, हाँ नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, केस नंबर 2 इसको उल्टा करते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगा तब क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, केस नंबर 2। इसी का उल्टा होगा। देखिए केस नंबर 2 में लिखिएगा, यहां पर डायग्राम में दिखाइए,
तो मान लीजिए आपका सेपरेटिंग बाउंड्री है कुछ इस टाइप से, ऐसा करके, ठीक है। और ऊपर मान लीजिए आपका रेयर मीडियम है, दिस इज योर रेयर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका μ1 है। नीचे आपका डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो क्या होगा, μ2 का वैल्यू μ1 का वैल्यू से ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। लाइट को कहाँ से कहाँ जाना है इस बार, डेंसर से रेयर, और ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, मतलब तिरछा रूप से इंसिडेंट हो रहा है। तो मान लीजिए लाइट कुछ इस टाइप से आपका जाना चाहता है, ऐसा करके, ऐसा। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तब तो लाइट आपका सीधा ऐसे आगे बढ़ जाता सेकंड मीडियम में, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है डेंसर से रेयर, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके ऊपर डाल दीजिए क्या, नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब देखिए प्रैक्टिकली देखा गया साइंटिस्ट के द्वारा कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाना चाहता है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए इधर जाने को बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, इधर जाने को बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो क्या होता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब लाइट ऐसे पार होता है। तो उसको दिखा दीजिए, इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आपका कुछ इस टाइप से आगे बढ़ेगा ऐसा करके, और ये वाला आपका इंसिडेंट रे है, ये वाला आपका नॉर्मल है। इसके बीच का जो ये एंगल होता है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है। इसके बीच का जो ये वाला एंगल है, दिस इज क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब यहाँ देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता लाइट आपका इस टाइप से आगे बढ़ता, जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है लाइट इतना से मुड़ के आगे बढ़ रहा है। तो कितना से मुड़ रहा है ना, आपका इतना एंगल से मुड़ रहा है, तो इसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसका सिंबल क्या है, डेल्टा है। ठीक है, तो नीचे यहाँ लिख के रखिएगा कि अगर आपको इस केस में निकालना पड़ेगा कि आपका आई और आर और डेल्टा में क्या रिलेशन होगा, तो कैसे निकालिएगा ना, आई का जो वैल्यू होगा, ठीक है, आई का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका क्या है, छोटा है, आर का वैल्यू बड़ा है, तो आर में से आप आई को घटा दीजिए, आपका आराम से क्या निकल जाएगा, डेल्टा निकल जाएगा। तो यहाँ नीचे लिखिएगा कि हियर आर ग्रेटर देन आई, देयरफॉर क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। छोटा में से बड़ा को घटा दीजिए, आपका आराम से निकल जाएगा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा का मतलब क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर एक चीज और देखिए, लाइट चूंकि डेंसर मीडियम से जा रहा है, इसलिए डेंसर मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर फर्स्ट मीडियम। जिस मीडियम से लाइट जा रहा है उसको फर्स्ट मीडियम बोलेंगे, और जहां पर जा रहा है, कौन सा मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज आवर सेकेंड मीडियम। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। इसको नीचे लिख लीजिए लैंग्वेज में, नीचे लिखिएगा when the ray of light traveling from denser to rarer medium, कॉमा देके लिखिएगा, then it bends away from the normal, then it bends away from the क्या, नॉर्मल। ठीक है, दो ठो आपको याद रखना है। पहला क्या बोले, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा क्या बोले, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा देन इट बेंड्स क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर का मतलब कोई भी डेंसर मीडियम, जैसे आप वाटर सोच सकते हैं, आप डायमंड सोच सकते हैं, ठीक है। और रेयर मीडियम कौन सा, मान लीजिए आपका एयर मीडियम, दिस इज योर एयर मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको और डिटेल में हम पढ़ाएंगे, आगे के क्लास सब में बताएंगे उसके बारे में। यहाँ तक क्लियर है पूरा सबको, देखिए पूनम क्लियर है आपको, आराध्या देखिए, हाँ सर। आगे लिखिए इसके बाद,
अगला जो है वो है आपका रिफ्रैक्शन। संसार में जहां पर भी होगा उसका कुछ कुछ नियम फॉलो होगा, कुछ कुछ रूल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे क्या, अपवर्तन का नियम मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नीचे हेडिंग लिखिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसी को याद है जी ये सब लॉ? बोलिए अदिति, जानकी, आराध्या, कितना ढलो? एंगल ऑफ हाँ बोलिए, दो पहला क्या है बोलिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। आपको लग रहा है इसमें इक्वल है बोल के? ये तो बड़ा है, ये छोटा है। इसमें भी ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन का था। हाँ वो तो रिफ्लेक्शन का था जो आप लोग वहीं पढ़ाए थे। ये तो रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, नहीं तो रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे। ठीक है, रिफ्लेक्शन में होता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का कितना नियम है? आंसर है दो ठो नियम है। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन सरफेस। बताया था ना अयोध्या, याद होगा माधवी? लिखिए इसको। हाँ सर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, लिखिए द इंसिडेंट रे refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में सब क्या होगा, सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगा। ये सब क्या होगा, एक ही प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करेगा। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है आपका सेकंड लॉ, जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, नंबर 2। माधवी सेकंड लॉ याद है? बोलिए आराध्या, अदिति कि भूल गए जी? देखिए सेकंड लॉ क्या बोलता है। सेकंड लॉ बोलता है हम लोग चाहे केस नंबर 1 का बात कीजिए या केस नंबर 2, किसी भी केस में आपका आराम से अप्लाई होगा। देखिए तो अगर केस नंबर 1 का बात कीजिएगा तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अगर हम साइन आई को साइन आर से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। और वो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, ना सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी को लैंग्वेज में लिखना है। पर लैंग्वेज में लिखिएगा क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज गिव्स a constant quantity and it is equal to the refractive index of second medium with respect to या डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम। ये इसमें भी अप्लाई होगा और इसमें भी एज वेल एज अप्लाई होगा। लैंग्वेज में पहले लिखिए, फिर उसको हम मैथमेटिकल में लिख के आपको दिखाते हैं। जानकी याद है ना? देखिए द रेशियो ऑफ sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always gives a constant quantity and it is equal to the refractive index
ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, WRT, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कमा देखे लिख दीजिए क्या, which is known as स्नेल्स लॉ। स्नेल साइंटिस्ट का नाम है, ये 10 में भी आप लोग पढ़े थे। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई बटे साइन आर, द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज गिव्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और वो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगा वो किसके बराबर होगा, एंड इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या, फर्स्ट मीडियम। दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। ऐसे क्लियर है आराध्या? देखिए माधवी, अब इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे, क्लियर है ना? ठीक है, अगर नीचे लिखिएगा, हाँ अगर नीचे लिखिएगा इन द फर्स्ट केस, यहाँ लिखिए एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा इन द फर्स्ट केस, ये ऐसा लिखिए इन केस 1, जो अभी हम लोग लिखे थे, स्नेल्स लॉ कैन बी रिटर्न एच। देखिए फर्स्ट केस कौन सा है, ये वाला अभी जो लिखे थे, क्या बोल रहा है, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ लिखिएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होगा ये किसके बराबर होगा ना, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड मीडियम ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये फर्स्ट मीडियम इसका कितना है μ1, मतलब क्या होगा μ2 बटे μ1। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ2 बटे μ1, लिख दीजिए बराबर क्या, इज इक्वल टू μ2 बटे μ1। अब देखिए अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको इक्वेट कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, μ2 बटे μ1। अब देखिए इस रूप में इसको याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए इसका रूप हम लोग थोड़ा चेंज करके याद रख सकते हैं। कैसे, सुनिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए इजी फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऐसा दिखेगा क्या, μ1 इंटू साइन आई बराबर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए μ2 इंटू साइन आर। अब देखिए इसको कैसा याद रखिएगा, तो ऐसा याद रखिए, देखिए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिएगा उसी मीडियम का साइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कीजिए। कहने का मतलब अगर आप फर्स्ट मीडियम को ले रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1, इसमें एंगल क्या है I, तो क्या होगा μ1 इंटू साइन आर बराबर क्या होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिएगा उसी का साइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कीजिए, एंगल क्या है R, तो क्या होगा μ2 इंटू साइन आर, वही देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर μ2 इंटू कितना, साइन आर। तो इसको ऐसा याद रखिएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन ऑफ एंगल बराबर जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप सेकंड मीडियम का लिए हैं μ2, उसमें एंगल कितना है R, तो क्या होगा μ2 इंटू साइन आर, और यहाँ क्या होगा μ1 इंटू साइन आई, वही तो लिखा हुआ है कि μ1 इंटू साइन आई बराबर क्या, μ2 इंटू साइन आर। इससे आपको याद रखने में इजी होगा। समझे माधवी? देखिए अदिति क्लियर है ना? ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा, हाँ इसके नीचे लिखिएगा केस 2 में, केस 2 मतलब कौन वाला, जब लाइट आपका डेंसर से रेयर जा रहा है, उस केस में आप स्नेल्स लॉ को कैसे लिखिएगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो नीचे लिखिएगा उसी तरह से इन केस 2 स्नेल्स लॉ कैन बी रिटन है, जगह छोड़ के लिखिए, इन केस 2 स्नेल्स लॉ कैन बी रिटर्न एच। देखिए क्या होगा, पहले तो वही रहेगा क्या, साइन आई बटे साइन आर, लिख दीजिए साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर बराबर क्या, कांस्टेंट,
और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ देखिए सेकंड मीडियम बटे फर्स्ट मीडियम, ये है आपका सेकंड मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। ये है आपका फर्स्ट मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड मीडियम बटे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ1 बटे μ2 होगा। इस बार क्या होगा, μ1 बटे μ2। लिख दीजिए इसको, दिस इज इक्वल टू μ1 बटे μ2। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always gives a constant quantity and it is equal to क्या, the ratio of refractive index of second medium divided by first medium। तो सेकंड मीडियम का कितना है, μ1 है, देखिए μ1 है, फर्स्ट मीडियम का कितना है, μ2 है, तो μ1 बाई μ2। अब इसमें वही काम कीजिए, अगर ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नीचे लिखिए देयरफॉर या दैट इंप्लाइज क्या, साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर बराबर μ1 बटे μ2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जिससे आपको याद रखने में सहूलियत होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। नीचे लिखिएगा देयरफॉर μ1 इंटू क्या, साइन आर, μ1 इंटू साइन आर बराबर, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए μ2 इंटू साइन आई, इसको भी लिख के घेर दीजिए। अब देखिए इससे याद कैसे रखिएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिएगा उसी मीडियम का साइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिए हैं जो कितना है, μ1 है, और उस मीडियम में एंगल कितना है, आर है, तो क्या होगा, μ1 इंटू साइन आर। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है μ1 इंटू साइन आर। उसी तरह से अगर आप फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लीजिएगा μ2, उस मीडियम में एंगल कितना है, आई, तो क्या होगा μ2 इंटू साइन आई। वही लिखा हुआ है μ2 इंटू साइन आई। तो इससे आप आराम से याद रख सकते हैं, जान के समझे, इसको आप आराम से याद इस टाइप से रख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज सुनिए, ये जो हम लोग लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखिए μ1 बाई μ2, यहाँ पर लिखिए μ2 बाई μ1, इसको पढ़ते क्या है, अगर कहीं लिखा हुआ है μ2 बाई μ1, इसको सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको भी अलग अलग टाइप से आप लिख सकते हैं। कौन कौन सा टाइप, उसको नीचे में लिखिए, यहाँ पर नोट करके, नोट में लिखिए। तो पहले लिखिएगा एग्जाम्पल के रूप में, मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1, इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में हम लोग आर डॉट आई भी लिख सकते हैं। आर आई का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऊपर में 2 है, मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये जो μ2 बाई μ1 लिखा हुआ है, इसका अलग अलग रूप होता है। इसको कोई बुक में ऐसा लिखता है μ2 इस बाई μ1 जो है उसको लिखने के बदले यहाँ पर 1 लगा देगा, इसका मतलब भी वही है। μ2 बाई μ1 को हम लोग μ21 भी लिख सकते हैं। कोई बुक में इसको ऐसा भी लिखता है μ21, इसका मतलब भी वही है, क्या, μ2 बाई μ1। और कोई बुक में इसको ऐसा भी लिखता है μ21, इसका मतलब भी क्या है, μ2 बाई μ1, और μ2 बाई μ1 का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेम आपका वैसे ही μ1 बाई μ2 को भी हम लोग लिख सकते हैं। केवल इतना याद रखना है, ये वाला जो बताए कि μ2 बाई μ1, ये जो 2 है ये हमेशा इसी के साथ रहेगा। देखिए इसी के साथ है, इसी के साथ है, 1 आपका चेंज करते रहेगा, कभी यहाँ आएगा, कभी आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। याद रहेगा, बोलिए जी अपर्णा। सर क्यों चेंज होगा, उसको लिखने का ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है, ठीक है, ऐसा लिखने का तरीका बनाया गया है कि μ2 बाई μ1 को हम लोग या तो μ2 और 1 यहाँ दिखा सकते हैं, या 1 को यहाँ दिखा सकते हैं, या 1 को यहाँ दिखा सकते हैं। ये लिखने का नोटेशन बनाया गया है सर साइंटिस्ट लोग के द्वारा। क्लियर है राजा? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में ऐसा लिखा हुआ है μg बटे μa, ठीक, पहले बोलिए इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसा पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी मतलब ग्लास, ए मतलब एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख लीजिए यहाँ पर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसका बहुत यूज होगा अभी, ठीक है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से, म्यू जी यहाँ पर ए कर सकते हैं,
या फिर म्यू जी, यहाँ पर ए कर सकते हैं, या फिर म्यू जी और इसमें पावर में क्या कर सकते हैं, ए कर। सबका मतलब क्या है, म्यू जी बटे म्यू है। इस टाइप से आप आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम का रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि क्लियर है अदिति? देखिए माधवी, हाँ सर। ठीक है। अब अगला सुनिए, हाँ सर। अगला सुनिए। ये तो वो वाला केस हुआ जब आपका लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट करेगा, मतलब ऐसे वर्टिकली नहीं गिर रहा है, कुछ एंगल से गिर रहा है, या तो रेरर से डेंसर या तो डेंसर से रेरर। लेकिन अगर आपका लाइट सीधा नॉर्मल इंसिडेंट करेगा, मतलब वर्टिकली गिरेगा कोई भी मीडियम में, तब फिर वो डेविएट नहीं करेगा, तब फिर वो मुड़ेगा नहीं, वो सीधा पार हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। तो नीचे लिखिए लाइन छोड़ के, इसी के बाद क्या लिखिएगा, नॉर्मल इंसिडेंस। एच देकर लिखिए, नॉर्मल इंसिडेंस। देखिए पहले डायग्राम बनाकर दिखा दीजिए अच्छा से। ये मान लीजिए सेपरेटिंग बाउंड्री है, ऊपर एक मीडियम नीचे एक मीडियम, और लाइट आपका ऐसे आ रहा है। जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा और लाइट बिना मीडियम चेंज किए हुए सीधा आपका पार हो जाएगा। ऊपर वाला मान लीजिए आपका फर्स्ट मीडियम है जहां से लाइट आता है। फर्स्ट मीडियम किसको बोलेंगे, जहां से लाइट आ रहा है। मान लीजिए ये आपका कोई भी मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। सेकंड मीडियम किसको बोलेंगे, जहां पर लाइट जा रहा है, ये भी कोई भी एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2। जल्दी से हमको बताइए इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा, जल्दी कितना होगा दीदी? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90। 0 डिग्री होगा जी। कितना होगा जानकी? 0 डिग्री। देखिए माधवी कितना होगा, 0 डिग्री। ये खुद इंसिडेंट रे है और ये खुद आपका नॉर्मल है। अगर ऐसा आता इंसिडेंट रे तब ना इसके बीच का ये वाला एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से ना नापना है, इसको थोड़ा इधर करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस घटेगा, और इधर करेंगे तो और घटेगा, क्योंकि नॉर्मल से नापना है। अगर ऐसे सीधा डाल देंगे तो 0 डिग्री होगा। खुद नॉर्मल है, खुद इंसिडेंट रे है, तो इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। पायल समझ पा रहे हैं? पायल नहीं, पूनम बोलिए, अगला बोलिए जल्दी से। जानकी बोलिए, आर का वैल्यू कितना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू? 0 डिग्री। वेरी गुड। और जल्दी बोलिए अदिति, एंगल ऑफ डेविएशन कितना, आराध्या, माधवी, जानकी बोलिए कितना होगा, पूनम? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा, 0 होगा, बिल्कुल सही है। क्यों, लाइट तो मुड़ा ही नहीं है, लाइट तो सीधा पार हो गया। तो क्या डेविएट हुआ है, नहीं हुआ। अगर लाइट ऐसा आ रहा था और ऐसे मुड़ जाता तब ना बोलते इतना डेविएट हुआ, लाइट तो मुड़ा ही नहीं है, लाइट सीधा पार हो गया। मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 और एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या, 0। ठीक है, इसमें हल्का सा भी लाइट नहीं मुड़ेगा, सीधा पार हो जाएगा। तो इसको नीचे लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, फाइंड रे ऑफ लाइट when a ray of light incident normally on a refracting surface then it passes विदाउट बेंड, बिना मुड़े हुए सीधा पार हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए ऊपर का मीडियम आपका रेयर मीडियम है एग्जाम्पल के रूप में, नीचे का मीडियम आपका डेंसर मीडियम है। जैसे ऊपर का मीडियम आपका एयर है, नीचे का मीडियम आपका वाटर है, एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। उस केस में क्या होगा, लाइट मुड़ेगा तो नहीं, लेकिन क्या जो लाइट का स्पीड ऊपर में रहेगा क्या वही स्पीड नीचे रहेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आपका रेयर मीडियम है तो यहाँ पर लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, अगर डेंसर मीडियम है यहाँ लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। क्योंकि डेंसर का मतलब आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं, पार्टिकल बहुत सामने सामने है तो लाइट का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा।
और जो रेयर मीडियम है वहाँ पर लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। तो इस केस में जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो लाइट तो डेविएट नहीं करेगा, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन लाइट का स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। ऊपर में अगर रेयर मीडियम है तो यहाँ का लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा फर्स्ट मीडियम का, नीचे अगर डेंसर मीडियम है तो यहाँ का लाइट का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप आराम से याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर इस सिचुएशन में हम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, तब क्या होगा, तो नीचे लिखिए, इन द अबव फिगर स्नेल्स लॉ कैन बी रिटन एज। इन द अबव फिगर Snell's law can be written as, देखिए क्या होगा, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज गिव्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू क्या, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, लिखेंगे μ2 विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम का क्या है, दिस इज योर μ1। अब प्रॉपर डाटा के साथ इसका वैल्यू को पुट करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, μ1 इंटू साइन आई हो जाएगा, दिस इज μ1 इंटू क्या, साइन ऑफ आई, बराबर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, μ2 इंटू साइन ऑफ आर हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो आई का वैल्यू है वो कितना आया था पहले, 0 डिग्री, तो यहाँ पर आई की जगह 0 रख दीजिए, तो यहाँ नीचे लिखिएगा बट हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर कितना, 0 डिग्री। हम लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं कि आर का वैल्यू भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो आई को जैसे ही 0 रख दीजिएगा क्या होगा, बोलिए, ये हो जाएगा μ1 इंटू साइन ऑफ 0 बराबर μ2 इंटू साइन ऑफ आर। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये बन जाएगा μ1 इंटू 0 बराबर μ2 इंटू साइन ऑफ आर। अब μ1 के साथ अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0, तो क्या आएगा, 0 बराबर μ2 इंटू साइन ऑफ आर हो जाएगा। अब देखिए घुमा कर लिखिए, देयरफॉर μ2 इंटू साइन ऑफ आर बराबर कितना, 0। अब यहाँ सुनिए, किसी भी मीडियम का, आप लोग 10 में पढ़े भी होंगे, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है और उसमें से ये 0 नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 0 नहीं होता है, इसका मतलब साइन आर क्या होगा, 0 होगा। तो नीचे क्या लिखिएगा, बट वी नो दैट the refractive index of any medium μ2 cannot be equal to 0, therefore जरूर sin r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और sin कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है जी, आंसर है 0 डिग्री का, मतलब क्या, दिस इज sin 0 डिग्री। तो अगर sin r का वैल्यू sin 0 डिग्री का वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब r यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कितना, इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, और यहां से अगर आप पुट कीजिएगा आई और आर का वैल्यू को, तो आपको डेल्टा भी निकल जाएगा कितना, एंड डेल्टा भी कितना आ जाएगा, डेल्टा शुड ऑल्सो भी इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। तो अगर ऐसा में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तब आई का वैल्यू तो 0 होता है, प्रूफ कीजिए लाइट बिना डेविएशन का सीधा पार हो जाएगा, तो क्या प्रूफ करना होगा कि आर आपका 0 है। आर को कैसे 0 प्रूफ कीजिएगा, ये उसका स्टेप हुआ, आर 0 निकाल के छोड़ दीजिएगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा आपका लाइट बिना बेंड किए हुए सीधा आपका क्या होगा, पार हो जाएगा। जैसे सीधा पार होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है या कोई डाउट है? देखिए अदिति, आराध्या, देखिए अपर्णा, माधवी, जानकी, सबको देखिए, नहीं सर, हाँ सर, क्लियर है ना? हाँ, पूनम आपको क्लियर है? यस सर। ठीक, आगे देखिए, सुनिए, एक आपको टर्म बार बार यहाँ पर यूज हो रहा है, कौन सा टर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको देखिए डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कौन चीज है। ठीक है, तो अगला हेडिंग लिखिए एक लाइन छोड़ के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, हम लोग इसमें जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, मैक्सिमम हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू एयर मीडियम का बात करते हैं। जैसे अगर इसी को आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, वाटर, और यहाँ पर एयर है, तो अगर इसको लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिखते हैं उसका एक स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए, 10 क्लास में बताए थे आप लोग को, उसको बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर अगर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो उसको हेडिंग लिखिए, पहले लिखिएगा एच देके लिखिए या स्टार देके लिखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदिति आपका जो फिजिक्स छूट गया था उसको देख के लिख लिए ना सारा क्लास को? हाँ सर, लिख ली। समझ में आ गया ना पूरा? हाँ सर। ठीक है, देखिए देखिए मान लीजिए सेपरेटिंग बाउंड्री है, ऊपर में है आपका, सर पहले वाला पेज दिखाइए ना। लिखिए ये वाला ना, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। हाँ सर, हो गया। ठीक है, देखिए ऊपर मान लीजिए आपका रेयर मीडियम है, और ये कौन सा रेयर मीडियम है? एयर का है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसका वैल्यू कितना होता है आपका? इसका वैल्यू होता है आपका 1, याद रखिएगा। और नीचे जो है आपका डेंसर मीडियम है, दिस इज योर डेंसर मीडियम। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई भी डेंसर मीडियम है, मान लीजिए वाटर है या डायमंड है या ग्लास है, सब क्या है? एयर के तुलना में डेंसर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है, ठीक है। ऊपर का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मान लीजिए आपका VA है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम। नीचे में जो भी मीडियम है उसका स्पीड ऑफ लाइट कितना है या वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, वो आपका V है। लाइट मान लीजिए कुछ इस टाइप से आ रहा है, ऐसा करके ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके ऊपर डाल दीजिए क्या? नॉर्मल। इसके ऊपर जैसे ही नॉर्मल डाल दीजिएगा, अगर आपका लाइट मीडियम चेंज कर रहा है तो लाइट को आपका ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हो रहा है? लाइट जो है रेयर से डेंसर जा रहा है। बोलिए अदिति, अगर लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा जानकी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, जल्दी। टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे दा ये होगा ना, ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ के जाएगा। और ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। इन नॉर्मल को ठीक से बना दीजिए, देखिए इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। देखिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करने से क्या बनेगा, तो नीचे लिखिएगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल का जो एस है ना कैपिटल लिखिएगा, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है ये। देखिए स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। पहले डिसाइड कीजिए कौन सा आपका फर्स्ट मीडियम, कौन सा सेकंड मीडियम। तो जिस मीडियम से लाइट आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज योर फर्स्ट मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड मीडियम। तो क्या होगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to first medium sin I by sin R is equal to a constant quantity and it is equal to refractive index of second medium। उसका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लिखेंगे म्यू डिवाइड बाय क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या है? दिस इज योर म्यू ए है, दिस इज योर म्यू ए कर देंगे इस टाइप से। ठीक, और साथ में ये जो आपका वेलोसिटी के साथ रेशियो होता है वो इसका उल्टा, मतलब अगर हम ऊपर में लिखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम तो वेलोसिटी के साथ कैसा रेशियो होगा ना? ऊपर में होगा वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम और नीचे में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम भी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस मीडियम का वेलोसिटी ज्यादा लाइट का, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होता है उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा। जैसे एग्जांपल के रूप में जो आपका एयर मीडियम है, इस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे कम होता है। जैसे अगर आप डायमंड को लीजिएगा, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो सबसे ज्यादा है, 10 में पढ़े होंगे, इसीलिए डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे क्या होता है? कम होता है। इसलिए अगर यहाँ पर लिखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ऊपर में, तो उसका जो स्पीड होगा सेकंड मीडियम को कहाँ आएगा? नीचे। देखिए सेकंड मीडियम का स्पीड को 20 से दिखाए हैं, उसको नीचे लिख दिए। अगर यहाँ पर लिखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम तो उसका जो स्पीड होगा उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर में। तो फर्स्ट मीडियम का स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट VL से दिखाए हैं, इसको ऊपर में लिख दिए। क्लियर होगा? अब सुनिए,
ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो नीचे लिखिए देयरफॉर म्यू बटे म्यू ए, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, म्यू ए का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम, बराबर भी ए बटे भी, भी ए का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम और भी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब देखिए हम लोग को मालूम है क्या कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम है, नीचे लिखिएगा व्हाट वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम बराबर कितना, इसको हम लोग सी से दिखाते हैं और सी का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है ये सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका वैल्यू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1। तो दोनों को यहाँ रख दीजिए तो क्या होगा, तो यहाँ लिखिएगा नीचे देयरफॉर म्यू के जगह तो म्यू रहेगा, म्यू ए के जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रख दीजिए कितना 1, बराबर बी ए के जगह पर ये हो जाएगा कितना सी और बी के जगह कितना हो जाएगा भी रहेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू सी बटे भी। यहाँ पर म्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम या ऑफ सेकंड मीडियम, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और भी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो म्यू बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, सी बटे भी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोई भी मीडियम का वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का रेशियो होता है। याद रहेगा। देखिए जानकी, माधवी क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नीचे इसको डिफाइन कर दीजिए। आयती क्लियर है आपको भी? आराध्या, अपर्णा, देखिए सबको। पूनम हाँ सर। नीचे लिख दीजिए, नीचे, यस सर। हाँ नीचे लिख दीजिए डबल कोड में, डबल कोड में लिख दीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम refractive index of a medium is equal to the ratio between velocity of light in vacuum and the velocity of light in that medium, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन उस मीडियम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम वही लिखे हैं इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कोई दिक्कत नहीं इसमें? देखिए माधवी क्लियर है ना? आराध्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। आगे देखिए, सुनिए अगला। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टॉपिक है आपका, उससे हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्या, जल्दी हमको बताइए, कोई लिखना हो गया ना पूरा? देखिए आदिति, हाँ सर हो ठीक गया। है, अगर लिखना हो गया जल्दी हमको बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, जल्दी से बोलिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कोई यूनिट नहीं होता है सर। हाँ वेरी गुड, कोई यूनिट नहीं। क्यों? क्योंकि जो c है ये भी वेलोसिटी है, जो v है ये भी वेलोसिटी है, तो ऊपर वाला का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, नीचे वाला का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इससे ये कट जाएगा, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं। तो नीचे क्या लिखिएगा, लिखिएगा नीचे पॉइंट नंबर 1 में, नोट में लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू हैज नो यूनिट। इसका ना तो कोई यूनिट होगा और इसका ना ही कोई डायमेंशन होगा। म्यू हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। नंबर 2 पॉइंट लिखिएगा कि अगर आप एयर मीडियम का बात कीजिएगा या फ्री स्पेस का बात कीजिएगा या वैक्यूम का बात कीजिएगा, सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 2 में, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा,
VACWM होता है, बहुत जन इसको VACCUM लिखते हैं जो कि गलत है, ठीक है, VACWM होगा। फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा, हमेशा 1 होगा। अगला देखिए पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा कि जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए, किसी को याद है? बोलिए जानकी। आराध्या, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, पढ़ाए थे, बोलिए जल्दी से। 1.33। हाँ वेरी गुड, कुछ कुछ याद है। देखिए इसको हम 4/3 लिखते हैं और ये कितना होगा, 1.33। माधवी याद होना चाहिए, अभी याद रखिएगा, ठीक है। अगला लिखिए 4 नंबर, जल्दी बताइए, कौन बताइएगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू ऑफ जी कितना होता है आराध्या? माधवी बोलिए, जानकी, अपर्णा बोलिए, जादिति कितना होगा? 0.22। 0.22 नहीं जी, 0.22 नहीं होता है, ये 3/2 होता है, जिसको हम लोग 1.5 भी बोल सकते हैं। याद है ना दीदी? अगला देखिए डायमंड का 5 नंबर लिखिए, डायमंड फॉर डायमंड, जिसको म्यू ऑफ टी लिख सकते हैं, कितना होगा? दिस इज नियरली 2.41 के बराबर होता है, ठीक है। इसको आप लोग आराम से याद रखिएगा। एक चीज और देखिए, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आएगा, म्यू का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नीचे इसको लिखिएगा, नीचे लिखिएगा पॉइंट नंबर 6 में लिखिएगा म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। म्यू मतलब क्या? रिफ्रैक्टिवनेस। क्यों होगा? देखिए यहाँ लिखिएगा सिंस म्यू बराबर C/V होता है। अब बोलिए कौन बड़ा होता है, C की V? तो C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और V है इन मीडियम। कोई भी मीडियम से जो वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट है या एयर मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा होगा, मतलब C का वैल्यू बड़ा होगा, B का वैल्यू छोटा होगा। क्या लिखिएगा नीचे कि बट C इज वेरी मच ग्रेटर देन क्या, V। अगर C का वैल्यू बड़ा, B का वैल्यू छोटा, ऊपर का वैल्यू बड़ा हो गया, नीचे का वैल्यू छोटा हो गया, तो ये जो पूरा क्वांटिटी आएगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। नीचे लिखेंगे देयरफॉर म्यू ग्रेटर देन 1। याद रखिएगा कोई भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 से बड़ा ही होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि C आपका वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, V भी हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव को पॉजिटिव से जब भाग करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये कभी भी आपका 0 नहीं होगा, कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसको अगला पॉइंट में लिख दीजिए, पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखिएगा, म्यू कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। अगला पॉइंट लिखिएगा 8 नंबर, म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, म्यू इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। बोलिए जानकी, क्लियर है? माधवी देखिए, हाँ सर। ठीक है, इसको आप लोग आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर हम रिलेशन को ध्यान से देखेंगे, कौन सा रिलेशन, कि म्यू बराबर, ये जो अभी प्रूव किए, म्यू बराबर C/B होता है, तो C तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस वो सब है, और ये हमेशा आपका कांस्टेंट होता है। अगर C हमेशा कांस्टेंट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट उतना क्या होगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट उतना क्या होगा, कम होगा। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उस मीडियम में भी उतना क्या होगा, वेलोसिटी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट। तो नीचे इसको लिख दीजिए, नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए स्टार, देखिए लिखिए इसको, लिखिए लिखिएगा कि म्यू बराबर C/V होता है, सिंस लिखिए, सिंस म्यू बराबर C/V। नीचे लिख दीजिए बट C बराबर कांस्टेंट,
इसका वैल्यू फिक्स होगा, कितना होता है इसका वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है इसका वैल्यू। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, लैंग्वेज में इसको लिख दीजिए, दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is inversely proportional to the speed of light in that medium। ठीक है, कोई भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट क्या, ज्यादा। क्लियर है जी? देखिए आराध्या, सबको देखिए जी। हाँ, अगला देखिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, माधवी क्लियर है आप लोग को भी? जानकी देखिए, अपर्णा, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, अगला जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा, इसको भी प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। नीचे लिखिए हेडिंग H देके, रिलेशन बिटवीन refractive index with speed of light in different media। देखिए, इसका डायग्राम बनाकर रखिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। जैसे ये मान लीजिए कोई आपका सेपरेटिंग बाउंड्री इस टाइप से, इसके ऊपर में एक मीडियम है, ये मान लीजिए है आपका मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 1, जहां से लाइट आ रहा है, इसको फर्स्ट मीडियम बोल सकते हैं। नीचे वाला जो है ये है आपका मीडियम नंबर 2, जिसको हम सेकंड मीडियम बोल सकते हैं। पहला वाला मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मान लीजिए v1 है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लीजिए μ1 है। जो सेकंड वाला मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट है वो मान लीजिए कितना है, v2 है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, नीचे में लैंग्वेज में लिखिएगा, नीचे लेट, बाएं साइड से लिखिए लेट μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, मीडियम 2। अगला लिखिएगा v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और लिखिए v2 स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम नंबर 2। ठीक है, हमको दिखाना होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम का, वो उसके स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे दिखाएंगे, सुनिए। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, नीचे लिखिए इसको, अभी तुरंत आपको दिखाया क्या, कि सिंस वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू सी बटे वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय इन दैट मीडियम। अब जब इसको अप्लाई करेंगे दोनों मीडियम के लिए तो क्या होगा, नीचे लिखेंगे देयरफॉर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बराबर क्या होगा, c बटे v1। c के जगह c1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो हर जगह फिक्स होता है। वैक्यूम में क्या होगा, आपका स्पीड ऑफ लाइट तो c ही होता है, इसलिए c के जगह c होगा, लेकिन v के जगह v1 हो जाएगा, म्यू के जगह μ1। क्यों, क्योंकि स्पीड जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे फर्स्ट मीडियम का तो उसी का स्पीड ऑफ लाइट आपको लेना पड़ेगा।
इसको आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिएगा सेकंड मीडियम का, तो क्या होगा C/V2। क्या करना पड़ेगा, C/स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ। तो नीचे लिखिएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। देखिए डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने से क्या आएगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो क्या होगा यहाँ पर μ2/μ1 बराबर इक्वेशन 2 का RHS क्या है, दिस इज योर C/V2। इक्वेशन 1 का क्या है, C/V1। ये C से ये C कट जाएगा, क्या बचेगा, दिस इज योर 1/V2, दिस इज 1/V1। ये उलट के ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा क्या, देयरफॉर μ2/μ1 बराबर, उलट के ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, V1/V2। तो आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि अगर ऊपर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का है, उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। उसी सेकंड मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट को नीचे, चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नीचे में लिखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो उसी फर्स्ट मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आएगा, ऊपर लिखना होगा। तो क्या हो गया, μ2/μ1 बराबर V1/V2। इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। समझा दीदी, देखिए जानकी, माधवी, अपर्णा, अरे देख ले रहे सबको, देखिए ठीक है। ठीक है, फिर इसको यहीं पर रखते हैं आज हम लोग, ठीक है। अगला क्लास जो होगा नेक्स्ट क्लास में होगा।